हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अयोध्या वर्डिक्ट का, जो कि 9 नवंबर 2019 को आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में जो वर्डिक्ट, जो फैसला दिया गया है अयोध्या भूमि विवाद का, वह किस तरीके से परिभाषित किया गया है और किन पक्षों को क्या कुछ मिला है, क्या उसमें भविष्य के लिए योजनाएं बनाई गई है, क्या निर्देश दिए गए हैं। ये सारा हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे वर्डिक्ट के बारे में। तो आप इसे पूरे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगले 10 मिनट में पूरा स्पष्ट रूप से मैं इसकी जानकारी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा कि वर्तमान में क्या क्या इसमें फैसले लिए गए हैं अयोध्या वर्डिक्ट के मामले में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये, मैं जितने भी जजेस थे उनको मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जिस तरीके से 5 जजों ने मिलकर के 130 करोड़ की लोगों की जो जनसंख्या है हमारे भारत की, वो एक टकटकी लगाए बैठे थे कि किस प्रकार से निर्णय को दिया जाता है, क्या इसको देखा जाता है किस नज़रिए से। तो बहुत ही असाधारण तरीके से सूझबूझ का और साहस का उपयोग करते हुए सारे जो 5 जजेस थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे निष्कर्ष तक पहुँचे और एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है, एक रास्ता आगे की तरफ निकालने की कोशिश करी है 5 जजों ने। जो कि 5 जज थे, इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मतलब प्रमुख न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति S A बोबड़े, जो कि अभी जो नेक्स्ट CJI होंगे 47 नंबर के, न्यायमूर्ति भूषण, अशोक भूषण, न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर। इन सभी ने जो इस तरीके से जो जजमेंट दिया है, वाकई में काबिल तारीफ़ है और ये एकता की मिसाल साबित करता है हमारे देश के लिए। इन सारी बातों के लिए हमें सैल्यूट करना चाहिए उनके इस जजमेंट को, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक समरसता बनाने की कोशिश करी अपने जजमेंट के माध्यम से, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये जो जजमेंट रहा, इस जजमेंट में क्या क्या कहा गया है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, इस जजमेंट में पहले तो ये कहा गया है कि जो ये जजमेंट दिया गया, इस जजमेंट में बहुत सारी चीज़ों को फोकस किया गया है। तो देखिए, अगर फैक्ट की बात करें, फैसलों की बात करें, तो यहाँ पे जो फैसले हैं, जो 5 जजेस से 5 जजों ने मिलकर के 5-0 से फैसला दिया है। तो 5-0 मतलब क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो फैसला दिया गया है, इसमें विज्ञान के तथ्यों को साक्ष्य मानकर पुरातात्विक विभाग ने जो 2000, मतलब 2000 सेंचुरी में, इससे पहले जब भी रिसर्च किया था, जो भी एग्जर्वेशन करके, खोद करके, जो भी उसमें से स्कल्पचर निकाले, जो भी उसमें से कह सकते हैं कि भवन निर्माण की जो भी दस्तावेज जानकारियाँ निकाली है, उसको आधार माना है। और ये खुदाई कब की गई है, ये खुदाई अलग अलग समय पर इसमें किया जा चुका है। तो खुदाई के समय क्या हुआ है कि हमेशा जानकारियों में उपलब्ध ये मिला है कि जो विवादित ढांचा है, वो उसके नीचे जब खुदाई की गई तो लगभग 12वीं सेंचुरी के आसपास के समय में वहाँ पे कोई भवन निर्माण था। ये खुदाई में जानकारी प्राप्त हुई है। और इस पूरी खुदाई में कनाडा की आर्कियोलॉजिकल सर्वे और जापान के आर्कियोलॉजिकल सर्वे विभाग ने भी इसमें मदद करी है। जो इसमें खुदाई किया गया, यहाँ पे एक स्पष्ट रूप से ASI ने अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया है, जानकारी उपलब्ध कराया था कि उन्होंने ये तो स्पष्ट नहीं किया कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण था पहले या कुछ और था, लेकिन यहाँ पे एक बात स्पष्ट किया है कि जो विवादित ढांचा है उसके नीचे एक भवन का निर्माण था। ये अपनी रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट बात कही है। याद रखिए, फिर से इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए कि यहाँ पर कोई एक भवन का निर्माण हुआ था, ये उसने अपनी मतलब अपनी रिपोर्ट में कहा है। ये स्पष्ट नहीं कहा है कि मंदिर था। ये आप अपने स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको बरगलाने की कोशिश की जाएगी। फिर जो वर्तमान में जो वर्डिक्ट दिया गया, उस वर्डिक्ट में क्या कहा गया, ये कहा गया है कि राम एक देव, मतलब जो देवता हैं वह एक व्यक्ति हैं, एक एंटिटी है। मतलब उन्होंने ये बोला कि जो राम हैं, भगवान राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम हैं जिन्हें आप कहते हैं, ये जो हैं वो एक एंटिटी है। मतलब उनको एक ऐसे व्यक्ति माना गया है, क्योंकि व्यक्ति है तभी उसमें आस्था है। ये उस फैसले में कहा गया है। फिर दूसरी बात, अपने जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, उसमें कहा यह गया है कि, मतलब न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने इसको कोट भी किया है कि 1885 से पहले चबूतरे पर हिंदुओं का अधिकार था, हिंदुओं का अधिकार था और वहाँ पर ये पूजा किया करते थे। इस बात को बाकायदा कोट किया है। और देखेंगे आप, जो मुग़ल कालीन समय था, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद ही लगभग मुग़ल काल ख़त्म हुआ था। फिर ब्रिटिश आए थे, फिर मतलब उनका रूल आगे बढ़ा।
तो वो लगभग 1885 में, तो ज़्यादा समय पुराना नहीं है। उस समय भी मतलब अगर पूजा किया जाता था वहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तथ्य हैं वहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पे एक बात को फिर से फोकस किया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस पूरे के पूरे फैसले में, कि जो विवादित भूमि है, जो 2.77 एकड़ की जो भूमि है जिसमें रामलला विराजमान को सौंपा जाए, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जो केस था, केस नंबर 5 था, सूट 5 था, इसे बांटा नहीं जाएगा इस ज़मीन को। जबकि जो फैसला आया था 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें ये कहा गया था कि ये जो भूमि है, इस भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए 2.77 को। वो 3 हिस्से थे, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान। ये 3 पार्ट थे, मतलब 3 कह सकते पक्षकार थे जिनको बांटने को बोला था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अब ये जो ज़मीन है यह किसी को नहीं बांटी जाएगी, ये पूरा का पूरा जो ज़मीन है वो रामलला विराजमान को सौंपा जाएगा। चूँकि ये सारा सौंपा जाएगा, ये भी बोला गया है, इसके साथ ये भी बोला गया चूँकि राम लला विराजमान एक छोटे बालक हैं, ध्यान रखिए, वह एक छोटे बालक है, इसलिए केंद्र सरकार 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाएगी जो मंदिर का निर्माण करने की योजना को बनाएगी, और ये सारा का सारा काम जो होगा ये केंद्र सरकार के अंतर्गत होगा, ये ऐसा कहा गया है इस पूरे फैसले में। मतलब एक ट्रस्ट बनेगा, जैसे सामान्य मंदिर आपने देखा होगा, बहुत सारे भारत में जो बड़े बड़े मंदिर हैं, सरकार के उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह उसको ऐसे कह सकते हैं कि देखने का उस पर काम करती है। तो उस तरीके से किया जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो है ये रामलला विराजमान को सौंपा जाएगा, ये इसमें कहा गया है। फिर इसमें फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये आया मामले में को लेकर के, कि यहाँ पर ये बोला गया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो क्लेम कर रहा था इस ज़मीन को कि उन्हें सौंपा जाए, वो इस पूरे के पूरे मामले को यहाँ पर सिद्ध करने में असफल रहे कि वह उन पर मालिकाना हक उस ज़मीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का है, जो कि सूट नंबर 4 था। सूट नंबर 4 के तहत ये था कि उस ज़मीन पर पूरा का पूरा अधिकार है जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का है। तो ये पूरा प्रूफ नहीं कर सके सुन्नी वक्फ बोर्ड, चूँकि ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस ज़मीन पर, मतलब इस भूमि पर कभी ना कभी नमाज पढ़ा गया है, जुमे की नमाज़ पढ़ी गई है, इसलिए यहाँ पर भी आस्था जुड़ा हुआ है लोगों का। इसलिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वह 5 एकड़ की भूमि मुस्लिम समाज को दे। याद रखिए, बोला गया है कि मुस्लिम समाज को दे, ना करके सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे, ओके। हाँ, लेकिन ये बोला गया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड उनके बिहाफ में, क्योंकि वह उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बिहाफ में उस ज़मीन पर वो मस्जिद बना सकते हैं, या उनको कुछ भी करें, वो 5 एकड़ ज़मीन देने की कही गई है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जो राज्य की ज़मीन जो होती है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, ओके, केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। तो बाकायदा इस ज़मीन को राज्य सरकार देगी। और ये भी बात कहा गया है इसमें कि जो ज़मीन दी जाएगी वह प्राइम लोकेशन पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे किसी ऐसी जगह पर दे दिया जाए जहाँ पे मतलब सुविधाएं नहीं हैं, या फिर शहर से बाहर दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। और ये ज़मीन शहर में दी जाएगी, अयोध्या शहर में, और प्राइम लोकेशन पर दी जाएगी, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो याद रखिए कितना, 5 एकड़ ज़मीन। फिर यहाँ पर एक चीज़ और था कि जो निर्मोही अखाड़ा था, निर्मोही अखाड़े ने भी इस पर अपने अधिकार के लिए बकायदा केस किया था। सूट नंबर 4 था इसका सॉरी, सूट नंबर 3 था इसका, यहाँ पर 4 आ गया है। तो सूट नंबर 3 के तहत बोला था कि उनका अधिकार है उस ज़मीन पर, तो उसको भी बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना कर दिया कि यहाँ पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, इस पर रामलला विराजमान का ही अधिकार है। तो निर्मोही अखाड़े के भी यहाँ से मान्यता को रद्द कर दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो डैमेज किया गया था बाबरी मस्जिद को लेकर के, उसको भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो वायलेशन किया गया था ये बहुत गलत है। और इसके बाद जो 1949 में जो मंदिर में कह सकते हैं कि जो रामलला विराजमान की मूर्तियाँ रखी गई थी, उसको भी गवर्नमेंट ने ऐसे इलीगल तरीके से माना है, इन पूरी की पूरी चीज़ों को। और इसके बाद बताने की कोशिश करिए कि जो भी किया गया था ये पूरा गलत कंडम्ड था, जिसके माध्यम से सारी चीज़ों को बरगलाने की कोशिश की गई थी। इसे सोसाइटी में हारमनी को बनाने के लिए काम किया जाना चाहिए था, तो उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। ये सारी की सारी चीज़ों को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। और इसके बाद यहाँ पे ऐसे बहुत सारे तथ्य भी आए हैं जो कि कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से समझने की भी कोशिश की गई है। कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो चीज़ें हुई हैं, जिन चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए था, उसको बहुत ही हद तक भटकाने की भी कोशिश की गई है। और जो फैसला है, ये फैसला अंतिम फैसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इस फैसले को लेकर जाए।
हालांकि इस पूरे की पूरी चीज़ों को लेकर के ये भी है कि बहुत सारे पक्ष इसमें खुश होंगे, बहुत सारे पक्ष जो होंगे इसमें खुश भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो फैसला है इसको रिव्यू पिटीशन की भी डिमांड की जा सकती है। और इवन जो विपक्ष के जो कह सकते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटर हैं, जिलानी जी उनके वकील हैं, उनने बाकायदा बोला है कि वो इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो लगता है कि इसको मतलब रिव्यू पिटीशन डालना है तो रिव्यू पिटीशन डालने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि समाज के जो बहुत सारे तबके के लोग हैं वह यही चाहते हैं कि ये जो मामला है ये यहीं पर ख़त्म हो जाए, ताकि हमारे देश में से बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम अच्छे से समझें। पॉवर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, और इसके बाद बेरोजगारी है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस समस्या से कहीं ऊपर है। तो हमें इस समस्या को यहीं पर ख़त्म करना होगा, ताकि जो आगे की समस्याएं हैं, हमारे समाज देश के डेवलपमेंट के सामने जो समस्याएं हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। इसके बाद आप लोगों से के लिए एक मैसेज है। मैसेज ये है कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को समझिए। राम अर्थात त्याग, श्रम, परिश्रम, इसके बाद सब्र, इंतजार और प्रेम और आस्था के प्रतिरूप थे। तो इन सभी बातों को मानिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसे सहर्ष स्वीकार करिए, क्योंकि अगर आप सच्चे में भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो देश सर्वोपरि होना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जिनको करने से बचें, जैसे कि व्हाट्सएप पर जो भी मैसेजेस आ रहे हैं ऐसे मैसेजेस ना फॉरवर्ड करें जो कि आपको ऑथेंटिकेट ना लगे। इसके बाद किसी भी प्रकार का ऐसा कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टेटस ना लगाएं जो गलत अफवाहों से युक्त हो और गलत जानकारी प्रेषित करते हों। और ख़ासकर एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसको आप पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, संभव हो सके तो हिंदी के प्राइवेट चैनल्स जो मीडिया सोर्सेस है उन्हें बिल्कुल भी ना देखें। 2 से 3 दिनों तक उससे पूरा दूर रहें। यदि आप दूर रहेंगे तो आप समझ के चलिए कि आप सच्ची चीज़ों को कर रहे हैं। नहीं तो आपको बहुत सारे मीडिया सोर्सेस हैं जो बरगलाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी राजनीतिक विल पावर की वजह से जीत हुई है, ये पूरी की पूरी एक पक्ष की जीत हुई है, इसमें माइनॉरिटी का हनन किया गया है, या मेजोरिटी को यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे दिए गए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी जाएगी जो कि आपको फिर से मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाएगी। तो आप प्लीज़ इस पर जा कर के थोड़ा सा अपना मतलब कॉन्शियस माइंड का यूज़ करिए, और इन सारी चीज़ों को जो गलत तरीके से रिप्रेजेंट की जा रही है उनसे बचें। और ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेस हो सके तो सरकारी सोर्सेस का यूज़ करिए, जैसे कि आप बहुत सारे सरकारी मीडिया हैं, जैसे PIB है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, PTI है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, राज्यसभा टीवी है, लोकसभा टीवी है, दूरदर्शन है। इवन जो इसके बाद ऑफिशियल जो मंत्री हैं उन लोगों के स्टेटमेंट को पढ़िए, वही हमारे लिए फ़ाइनल है। और इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, यथाचित मिल जाएंगी। लेकिन आप सबसे बड़ी बात ये करिए कि जितने भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं उनसे आप दूर रहिए, क्योंकि वह हमारे लिए एक बहुत ही घातक चीज़ साबित हो रही है ऐसे हमारे इस समय की इंडियन सिनेरियो में। तो प्लीज़ आप इनसे दूर रहिए। और भी जानकारी के लिए आप ट्विटर पर अयोध्या वर्डिक्ट, #राम जन्मभूमि, #सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, #मंदिर, #हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इनको आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपके बहुत सारी ऐसे लीडर्स हैं जो कि अच्छे पीस और हार्मनी के काम करते हैं हमारे देश में, समाज में। वो मैसेजेस दे रहे हैं, आप उन्हें पढ़िए, हमको बहुत ही अच्छा सुकून मिलेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और इन्हीं मैसेजेस को स्प्रेड करने की कोशिश करिए हमारी सोसाइटी में, ताकि लोग अच्छे से समझ सके, वर्डिक्ट को समझ सके, देश के डेवलपमेंट में अपने कंट्रीब्यूशन को दे सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों के लिए एक मैसेज है जिसको आप इस प्रकार से देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी ऐसे कोर्सेज के माध्यम से जो कि मैं ऐसे अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। दोस्तों, आपके लिए मैसेज ये है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। 39 वहाँ पे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा, आप उन्हें जाकर के पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं https://unacademy.com/@IMAnkit28, ये मेरा कोर्स का लिंक है, आप यहीं जा कर के देख सकते हैं पूरे फ्री में। और इसके अलावा आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMAnkit28। यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हैं, जो कि सभी फ्री हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम, MCQ, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल सोशल इशू की जो प्रॉब्लम्स होती करंट अफेयर में, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस,
इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपको लेकर के। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी टीम रहेगी जो कि 24 आवर के अंतर्गत आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। और आपको इसी प्रकार से जो हेल्दी और वेल्दी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अच्छे सोर्सेज के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी इसमें वीडियोस हों अपडेट किए जाए, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये वीडियोस जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिला करेंगी। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिले। सो आप इसे इनरोल करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बताएं कि किस प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।